सबसे बड़ी बात जो जल शक्ति विभाग है उसका बजट तो है ही नहीं। 5 करोड़ में हमारी कितनी डीपीआरें जो स्वीकृत कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मुख्यमंत्री स्वयं ही कन्फ्यूज हो गए कि मैं कैसा बजट पेश करूं बिना पैसे के। तनख्वाह देनी है कर्मचारियों की, पेंशन के देने हैं, भत्ते देने हैं, उसके लिए ट्रेजरी बंद करके रखी है। बेरोजगारी दर जो है बढ़ी है हिमाचल प्रदेश में, वो कोई चिंता का विषय है। बिल्कुल। एक सवाल के जवाब में आया है। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो तो उसके लिए जब प्रश्न किया जाता है तो सरकार की तरफ से जो होता है सूचना एकत्रित कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के चक्कर में पूरे प्रदेश का व्यवस्था ही बदल दी है इन्होंने, पूरे हालात खराब हो गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है और सभी सदस्य जो हैं बजट चर्चा में भाग ले रहे हैं। हमारे साथ भाजपा विधायक इंदर दत्त लखनपाल हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बजट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बजट जो इस बार पेश किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वो एकदम से नीरस बजट है। जब पहला बजट उन्होंने पढ़ा था सदन के अंदर, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं बहुत कोई लंबा चौड़ा बजट पेश करना नहीं चाहता। मैं अब व्यवस्था परिवर्तन के चलते अमूल चूल परिवर्तन करते हुए बजट को एक छोटा बजट बनाऊंगा जिससे प्रदेश का विकास हो सके। और जो फालतू की घोषणाएं हैं, फालतू की योजनाएं हैं, उनको मैं बजट में नहीं डालूंगा। लेकिन अभी देखने को मिला कि उन्होंने 2.25 घंटे जो है बजट का जो दस्तावेज है वो पढ़ा सदन के अंदर, तो वो अपने उससे भटक गए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद ज़्यादा योजनाएं डालकर ज़्यादा काम होगा। अब उन्होंने जो ये 58,000 समथिंग का जो बजट पेश किया है उसमें 6,000 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। तो जो घोषणाएं उन्होंने करी हैं बजट के अंदर, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पहले ही 6,000 का घाटा है, लोन की लिमिट आपकी सीमित है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आप उन योजनाओं को पूरा करेंगे, और जो विकासात्मक काम है जो हमारे पिछले वर्ष के रुके हुए हैं उनको कैसे पूरा करेंगे, इसमें इस बजट में उसके ऊपर कोई उल्लेख नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। 17 विधायक जीत कर आते हैं अनुसूचित विभाग से, और उनका जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने अपने समय काल में विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर उसमें स्कीमें मांगते थे, वो भी बंद कर दिया, बजट भी कम कर दिया और पीडब्ल्यूडी का बजट कम कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो जल शक्ति विभाग है उसका बजट तो है ही नहीं, उसमें मेंटेनेंस में कोई पैसा नहीं है, नाबार्ड से पैसा है नहीं है। आपने जो सीलिंग इन्होंने अभी बढ़ाई 195 करोड़ से 200 करोड़ की है, तो बहुत से एमएलए की, जैसे मेरी हमारी तो एग्जॉस्ट हो गई है सारी। तो 5 करोड़ में हमारी कितनी डीपीआरें जो स्वीकृत कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि विकास के काम नहीं हो पाएंगे और फिर आपने जो एक लोक लुभावनी घोषणाएं करी हैं उनको कैसे पूरा करेंगे आप? आपने पहले बजट सत्र में कहा था कि 7,000 से अधिक विधवाओं को मकान दिए जाएंगे, 3 लाख रुपये उसमें दिया जाएगा। आज 3 वर्ष होने को हैं, 2.5 वर्ष होने को हैं, लेकिन कोई पैसा उसमें स्वीकृत नहीं हुआ अभी तक। और ना जाने आप इस बार फिर आपने घोषणा कर दी और फिर नई नई घोषणाएं कर दी। वो मैं समझता, जो अगर सारा देखा जाए तो मुख्यमंत्री स्वयं ही कन्फ्यूज हो गए कि मैं कैसा बजट पेश करूं बिना पैसे के। वो चाहे कुछ भी बोलते रहें सदन के अंदर, लेकिन जो वास्तविकता ये है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। आज भी ट्रेजरी बंद है और अभी इसका जो मूल कारण है यही है कि जो आगे तनख्वाह देनी है कर्मचारियों की, पेंशन के देने हैं, भत्ते देने हैं, उसके लिए ट्रेजरी बंद करके रखी है। ठेकेदारों ने टेंडर डालने बंद कर दिए क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है पिछला, और जब तक पैसा नहीं मिलेगा वो अगला काम नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा भारी गंभीर चिंता का विषय है। तो कल भी वो हमारे देश के वित्त मंत्री से मिल के आए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहाँ भी उनको कोई सकारात्मक जवाब कोई मिला हो। आप भी जनप्रतिनिधि हैं और जवाब देना पड़ता है लोगों को, तो क्या आपके क्षेत्र में काम हो रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री भी स्वयं हमीरपुर से हैं। देखिए, मेरे क्षेत्र के तो बहुत बुरे हाल हैं। पिछले 1-1.5 वर्ष से तो काम हो ही नहीं रहे हैं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में बस अड्डे का काम है, वो उसके लिए भी जब मैंने प्रश्न लगाया था सदन में तो उसका भी उत्तर जो नकारात्मक है कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। कब तक विचार करते रहेंगे? पैसा नहीं है, इस वजह से काम रुका है।
हमारा सिविल हॉस्पिटल का काम है, वो भी पैसे की वजह से रुका हुआ है। हमारा भोटा बस अड्डे का काम है, वो भी आज मैंने प्रश्न लगाया था तो उसमें मुझे उत्तर मिला है कि अभी इसमें कोई पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। और ऐसे ही हमारी पीएससी भोटा को सीएससी में तब्दील करना था, 50 बिस्तर की घोषणा करी थी मुख्यमंत्री ने, वो भी उसमें भी कोई काम नहीं है, ना उसमें पैसा है। उसका भी जवाब दिया है स्वास्थ्य विभाग ने कि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पहले से बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन जो वहाँ पर सीएससी अपग्रेड होनी थी और डॉक्टर्स के पद भरे जाने थे, स्टाफ नर्सेज के पद भरे जाने थे, वो तो भरे नहीं गए कोई नहीं। इसलिए देखा जाए अभी हमारे और सबसे बड़ा जो मुद्दा क्या है आज, करना मूलक जो आधार पर नौकरियां देनी थी, उसके बारे में सरकार बात ही नहीं कर रही है। जो बच्चे 400 दिन तक धूप में, बारिश में, बर्फ़ में यहाँ पर बैठे रहे हड़ताल में, आज उनका कोई बेली बारिश नहीं है। आज सरकार उनके बारे में बात नहीं करती है, उनके बारे में बजट में कोई उल्लेख ही नहीं है। तो वो कैसे जो बच्चे आज जिनके घर से कोई कमाने वाला चला गया और आज उनके घर से नौकरी की बाट जोह रहे बच्चे, उनको कोई नौकरी नहीं है, तो सरकार नौकरियां भरना ही नहीं चाहती है। और फिर ऐसे झूठ में जी 25,000 नौकरियां दे दी, 50,000 जब हमने सूचना मांगी तो वो बोलते हैं सूचना एकत्रित कर रहे हैं। नहीं, अभी वो बेरोजगारी दर जो है बढ़ी है हिमाचल प्रदेश में, वो कोई चिंता का विषय है। वो एक सवाल के जवाब में आया है। हाँ, सवाल के जवाब में आया। और वो हर जो भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो तो उसके लिए जब प्रश्न किया जाता है तो सरकार की तरफ से जवाब है सूचना एकत्रित कर रहे हैं। अब क्या सूचना एकत्रित करते हैं, कहाँ से करते हैं, कोई समझ से बाहर है, क्योंकि वो बताने ही नहीं चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और अपने रास्ते से भटक गई है। और जो काम करने चाहिए थे व्यवहारिकता में, उसको व्यवस्था परिवर्तन के चक्कर में पूरे प्रदेश का व्यवस्था ही बदल दी है इन्होंने, पूरे हालात खराब हो गए हैं। सर, कांग्रेस के प्रति कहीं कोने में जगह है दिल के, या फिर दिल से उतर गई है, या फिर बीजेपी दिल में उतर गई है? देखिए, अब तो सवाल ही पैदा नहीं है कांग्रेस की तरफ सोचना, तो अब एक बेतुकी सी बात है। क्योंकि जब वहाँ थे तो वहाँ पर जी भर के काम किया, अब जब यहाँ है तो अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया है और मन में उतर गई है, तो उसमें काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। याद आती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि बहुत मेहनत की है आपने कांग्रेस पार्टी के लिए सेवा दल में। यादें तो रहती हैं, वो थोड़ा जाती हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। सिर्फ मुख्यमंत्री से गिला था कि कांग्रेस से गिला था? नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री से भी मेरा कोई व्यक्तिगत तो कोई था नहीं, मैंने कोई उनसे ज़मीन जायदाद तो बांटनी नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल जो परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में, उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी का अब कोई आधार नहीं रह गया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में केवल मात्र 3 लोग निर्णय लेते हैं, 4 लोग, और आम जो आप देखिए अब हमारे प्रदेश में संगठन है नहीं कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं। अब धरातल पर देखिए ना, मुख्यमंत्री स्वयं NSY से लेके, युवा कांग्रेस से लेके और प्रदेश का मुखिया होने के नाते आज संगठन जीरो हो गया है ही नहीं संगठन। तो किस उस संगठन में रह के फ़ायदा क्या है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमने पाया कि यहाँ पर संगठन की अहमियत ज़्यादा है और संगठन जो है वो काम करवाता है, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, सबकी जवाबदेही वहाँ सुनिश्चित होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज कर रही है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आप सुलझे हुए नेता हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं। जब आप बीजेपी में गए तो कुछ विरोध आपके क्षेत्र में हुआ था, अब सेटल हो गया है सारा? देखिए, तो स्वाभाविक था, विरोध होना ही था। कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी किया, कुछ बीजेपी के लोगों ने भी किया, वो स्वाभाविक है। उसमें मेरा किसी से कोई रोष भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरा विरोध किया और मुझे हराने का काम किया तो उसमें उनका कोई दोष नहीं था। अब जिस परिस्थितियों से मैं गुजर रहा था उसमें सारा दोष तो मेरे ऊपर ही पड़ना था। तो लेकिन मैंने उसको अन्यथा लेते हुए सबको साथ लेकर चलने का काम शुरू किया है और सब लोग मुझे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मैं सबसे मिलता हूँ और मैं सबको यही समझाता हूँ कि हमने पार्टी को मजबूत करना है और आगे बढ़कर काम करना है। तो सबको साथ लेकर चलने का कार्य शुरू किया है और हम यही समझाते हैं कि पार्टी के लिए काम करना है, ये कहना है इंद्रदत्त लखनपाल का। और कई मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है, चाहे फिर बजट को लेकर हो या फिर अपने बीजेपी में जाने को लेकर हो। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।